एक्शन। बॉम्बे टॉकीज में आज सुनिए प्रसिद्ध बांसुरी वादक पारसनाथ से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप। दोस्तों नमस्कार। संगीत की अपनी एक अलग दुनिया है, अलग अलग वाद्य यंत्र हैं। वहीं गायकी का अपना एक अलग अंदाज होता है, अलग मिठास होती है। और वाद्य यंत्रों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं और उन्हीं में एक है बांसुरी। मुरलीधर के अधर पर सुशोभित होती ये बांसुरी किस तरह से मिठास घोलती है हमारे कानों में, मिश्री की तरह पहुंचती जाती है हमारी आत्मा तक। हमने आज जिस कलाकार को अपने यहाँ आमंत्रित किया है वो है बांसुरी वादक पारसनाथ जी। आपने फिल्म देखी होगी कहानी, कृष 3, दंगल, दृश्यम, धड़क, तारे ज़मीं पर। ओ माय गॉड, जो फिल्म आपने देखी है उसमें भी आपने इनकी बांसुरी का अंदाज देखा होगा, उसकी मिठास आपके कानों तक ज़रूर पहुंची होगी। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, खुद ही जानते हैं इनसे कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। पारसनाथ जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और मुझे अवसर देने के लिए कि मैं इस संगीत से भरे जो महफिल और जो माहौल है इसको एक्सपीरियंस कर पाऊँ, इसको एहसास कर पाऊँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं विविध भारती में आके अपनी म्यूज़िक और म्यूज़िक की जर्नी शेयर कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगीत की जो जर्नी है, मैं बनारस घराने से हूँ और मेरे दादा गुरु पंडित शिवनाथ जी, मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी, मैं इनसे सीखता हूँ, पिताजी से अभी भी। बनारस घराने से हम लोग तारुफ रखते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी जीवन में है वो उन्हीं का आशीर्वाद है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि संगीत के ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ और मुझे इस जीवन में बांसुरी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो एक विरासत के तौर पे जो मुझे संगीत का आशीर्वाद मेरे गुरुओं से मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भगवान का। आपने कहा कि कृष्ण जो थीम है ओ माय गॉड मूवी का, तो वो मैं उसके बारे में ज़रूर आपसे जिक्र करूँगा, शेयर करूँगा, बट मैं मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं बजा के सुनाना चाहता हूँ। अरे क्या बात है, स्वागत है।
थैंक यू सो क्या मच। बात ये बहुत ही स्पेशल कृष्णा थीम के नाम से जो फेमस है, जो जी। फिल्म ओ माय गॉड का एक थीम है, ये मेरे लिए बहुत एक स्पेशल म्यूजिक पीस है मेरे जीवन का, क्योंकि कृष्णा थीम की वजह से मुझे बहुत बहुत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से मुझे बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद, सभी जो म्यूजिक को प्यार करते हैं, बांसुरी को प्यार करते हैं, स्पेशली जो बांसुरी वादक हैं, बहुत ही प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। तो आई रियली फील सो स्पेशल, सो ब्लेस्ड कि इस थीम की वजह से मुझे बहुत स्नेह मिला सभी श्रोतागण से। और जब इसकी रिकॉर्डिंग का समय था जी। तो वहाँ एक सिचुएशन मुझे बताई गई थी स्टूडियो में, जब अक्षय जी और सभी मौजूद थे, कि एक सिचुएशन बताई गई कि अक्षय जी कृष्ण रूप में झूले में झूल रहे हैं और एक धुन बजानी है। तो अब एक तरफ कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, वो ध्यान रखना है जी। और दूसरी तरफ अक्षय कुमार जी, तो उनको ध्यान रखना है। तो वो ध्यान में रखते हुए जब मैं परीक्षा वाली बात एक परीक्षा वाली बात थी, तो जब वो ध्यान रखते हुए मैं माइक पे एक चीज इस तरीके की एक धुन बजा रहा था जी। तो सब लोग बहुत खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए और बहुत पसंद आने लगे कि यही एनर्जी चाहिए। तो फिर मैंने एक 2 मिनट का उनसे समय मांगा कि मैं, क्योंकि ये फ्री स्टाइल का एक पीस है, सो मैंने कहा कि मैं इसको एक फ्री स्टाइल ही रखेंगे, बट इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। तो उसको भी डिजाइन करना इसको पड़ता है। थोड़ा सा डिजाइन कर लेते। तो वो जब डिजाइन हुआ, सब आशीर्वाद से अच्छा बन गया, और वहीं जब रिकॉर्ड हुआ तो एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी एंड अक्षय जी एंड एवरीवन अप्रिशिएटेड, सभी से बहुत प्यार मिला। तो ये और 2 मिनट में आपने बना लिया, मतलब वहीं पर बैठ के, मतलब थोड़ी देर में? क्योंकि ये एक्चुअली ये एक ऐसा स्टाइल जो प्लेइंग है बांसुरी का, ये तो रेगुलरली हम बजाते ही हैं जी। खाली सिचुएशन के हिसाब से मुझे राग या स्केल, सुर चूज करने थे जी। कि इसको यमन में बनाया जाए, कि भोपाली में बनाया जाए, कि दुर्गा राग में बनाया जाए। तो एक जो ओपननेस है, हालांकि ये राग देश में नहीं है, बट उसके सुर में बोल सकते हैं हम लोग, जो मूड है वो देश राग का इसमें दिखाई देगा, क्योंकि सारे माँ पर कोमलनी भी है, शुद्धनी भी है, वो एक देश राग का एक माहौल बनता है। गाना चाह रहे हैं? हाँ, तो गा के सा सा आ दा आ दा सा दा दा ता दा ता दा दा दा। तो ये एक माहौल बनता है, तो उस राग के सुरों में है, तो वही चूज करना था खाली। तो वो ऑन द स्पॉट आ गया कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से क्योंकि उन्हीं का दिमाग में उनको सिमरन कर रहा था मैं जी। तो उन्हीं के आशीर्वाद से हो गया, और आज देखिए सबसे प्यार मिल रहा है, और आपने भी अभी याद की ऐसी धुन को। बिल्कुल।
तेरा है आँखों में, नूर तेरा है ये मन में, तू चले है मेरी सांसों में, तू ही तू धड़कन में, तू ही तू दिल में है मेरे, रात दिन शाम सवेरे, हो फिर उजाले अंधेरे, तू हर पल साथ है मेरे। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सांसों में मेरा जहां है तेरी छैया, तू है मेरे जज्बातों में, मेरा जहां है तेरी बैया, तू ही तू दिल में है मेरे, रात दिन शाम सवेरे, हो फिर उजाले अंधेरे, तू हर पल साथ है मेरे। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, 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 हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जैसा कि आपने कार्यक्रम के शुरुआत में जब हम लोगों ने बात की तो आप बराबर घराने, गुरु और इन सब की बात कर रहे थे, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और हमारे श्रोता भी बहुत जानकार हैं, समझ गए होंगे कि ज़रूर आप शास्त्रीय संगीत से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने जमकर सीखा भी है। जी जी जी। तो शुरुआत कैसे हुई? आपने पिताजी का भी नाम लिया, दादाजी का भी नाम लिया और गुरुजी का, आपके पिताजी गुरुजी हैं आपके। मेरा बचपन जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो इस परिवार में मेरा जन्म हुआ है जी। बचपन से ही तकरीबन जब मैं 3 या 4 साल का था तब से ही एक छोटी बांसुरी मेरे दादाजी ने, दादा गुरु पंडित शिवनाथ जी ने, उन्होंने पकड़ा दी थी जी। अब रियाज करते करते कब खेल खेल में वो एक कुछ चीज़ें आने लग गई, बजाने लग गया मैं। तो मेरा जो सबसे पहला कार्यक्रम था सुबह सवेरे एक दूरदर्शन में आता था जी, तो उसमें मैंने बजाया था, तब मैं 5 साल का था। दिल्ली दूरदर्शन। हाँ जी जी जी। तो तब मैं 5 साल का था। वो एक्चुअली उसमें भी एक इंटरव्यू हुआ था वो जी। फिर वहाँ से सिलसिला मेरे जो बड़े भाई हैं पंकज नाथ जी, तो हम लोग साथ में रियाज करते थे। हमारे दादा दादी, मेरी दादी माँ श्रीमती राम देवी जी, तो हम लोग दादा दादी के बहुत ही मतलब ना बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चों से बहुत प्यार। तो रोज़ सुबह चाहे कुछ भी हो, एक चीज़ वो एक रियाज वो हमसे ज़रूर कराते थे दादा दादी। सुबह 4 सवा 4 बजे मैक्सिमम। हम 3 भाई हैं। मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं पवन कुमार जी, पवन नाथ जी, और मजले भैया हैं पंकज नाथ जी और मैं पारस नाथ। हम तीनों भाई सुबह अपने दादा दादी के साथ सुबह राग भैरव जरूर गाते थे। क्या बात है। सुबह 4 सवा 4 बजे सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता था तो वो गवाते थे हमसे, जागो मोहन प्यारे। क्या बात है। तो
बंदिश जो हम सुबह दादा दादी के साथ अभ्यास करते थे, वो हमें अभ्यास कराते थे। जी। तो उनका मकसद ये होता था कि उस ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा शक्ति तपस्या में का जो फल सबसे ज़्यादा मिलता है। तो शाम का 4 घंटे का रियाज और सुबह का, मेरे दादाजी बोलते थे, मेरे पिताजी भी बोलते हैं कि शाम का 4 घंटे का रियाज सुबह का 1 घंटे का रियाज बराबर होता है। जी। तो इसलिए वो प्रकृति अपनी ऊर्जा देती है। अपनी ऊर्जा बहुत ही एक, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है उसे। तो हम गाते थे बंदिश तीनों भाई। जी। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, सुंदर लाल हमारे मोहन, सुंदर लाल हमारे मोहन, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो जागो। तो ये उनके साथ सुबह सुबह की हाजिरी होती थी और फिर हमें जाना होता था स्कूल। अच्छा। तो अब वो सपोज कीजिए कि 4 बजे 4:15 बजे उठा दिया है। अब दिल्ली की ठंड और वहाँ का मौसम आपको तो एकदम खतरनाक होता था जी। पर हम अगर नहीं उठते थे तो हमारे मुंह पे पानी छिड़क दी जाता था। दादा दादी दोनों ही इस मामले में स्ट्रिक्ट थे, दादी ज्यादा थी। अच्छा। हाँ, दादाजी थोड़े से रियायत कर देते थे और उनको थोड़ा सा बच्चों पे तरस आ जाता था, पर दादी हमारी थोड़ी सी इस मामले में स्ट्रिक्ट थी। हालांकि बहुत प्यार वो भी अच्छी बात है ना। तो वो ऐसा गा के वो कहते थे अब सो जाओ तुम वापस। अच्छा। अब क्या सोना तो 5:30 बजे तो उठ के वापस स्कूल जाना है जी। तो पर मेरे दादाजी नियम के बड़े पक्के थे। मेरे दादाजी ही वॉज इन अ मिलिट्री, पहले मिलिट्री में थे। तो उन्होंने आकाशवाणी में जब उनकी जॉब लगी आकाशवाणी में, दादाजी की अच्छा, एज अ शहनाई प्लेयर और एज अ बांसुरी। तो वो जो बांसुरी बजाते थे उसके बारे में भी मैं आपको जिक्र करूंगा जरूर। तो दादाजी मेरे पहले मिलिट्री में थे। अच्छा। फौजी थे। तो उन्होंने मतलब कहाँ फौज और कहाँ बांसुरी और शहनाई, ये बड़ा हाँ बहुत अलग है, विरोधाभासी सा है ना ये। एक्चुअली हम भी जब हम पूछते थे दादाजी से कि ऐसा कैसे हुआ दादाजी, मतलब तो उनका ये था कि बेटा ये मेरे अंदर जो देश के लिए जो प्रेम है, एक मेरे अंदर बहुत जोश था कि मैं कुछ करूं। तो उन्होंने इंडिया और चाइना का जो एक वॉर हुआ था वो लड़ा है। अच्छा, लड़ाई जी लड़ा था। तो ही वॉज द पार्ट ऑफ दैट बैटल। खैर वो जर्नी एक अलग है, वो एक अलग किस्सा है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये पूरा इंटरव्यू उसमें चला जाएगा। तो वो ये था कि मिलिट्री में जल्दी रिटायर हो जाते हैं जी जी, छोटी एज में रिटायर हो जाते हैं। तो उन्होंने फिर उसके बाद आकाशवाणी में एज ए शहनाई प्लेयर जम्मू में। अच्छा, जम्मू में जी जी जी, जम्मू में आकाशवाणी और बांसुरी प्लेयर। तो वो त्रिपुरा बांसुरी बजाते थे। अच्छा। तो त्रिपुरा बांसुरी की एक खासियत है कि एक होती है सीधी बांसुरी जी, जिसको वेस्टर्न म्यूजिक में, जापानीज फ्लूट में, चाइनीज फ्लूट में रिकॉर्डर कहा जाता है। तो वो हमारे हिंदुस्तान में जो बांसुरी जो बच्चे बिगिनर्स होते हैं जी, जिनको बांसुरी फूकने में या लो करने में मुश्किल होती है, आवाज निकालने में मुश्किल होती है, तो उनके लिए वो सीधी बांसुरी का प्रयोग करने के लिए सजेस्ट करते हैं गुरु जी से, यानी कि मुंह में जब लगाते हैं तो वो सीधे आगे आती है। हाँ, शरीर की तरफ, सामने की तरफ, इसलिए उसको सीधी बांसुरी कहते हैं जी। और एक होती है आड़ी बांसुरी। आड़ी बांसुरी तो कृष्ण बांसुरी है, कृष्ण की बांसुरी है जी। तो हमने आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्ण बांसुरी भी बोलते हैं उसको। और इन दोनों के बीच में अच्छा जो एक वेस्टर्न फ्लूट है, अरबिक फ्लूट, टर्किश फ्लूट है, उसको बोलते हैं नेह फ्लूट। अच्छा, नेह फ्लूट, NEH, नेह फ्लूट। सो वैसी ही हिंदुस्तानी ये बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी। त्रिपुरा, अच्छा, ये दोनों के बीच की इसकी पोजीशन है। हाँ, इसको बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी। तो इस बांसुरी की खासियत है, जो दादाजी रोज हाजिरी लगाते थे घर पे, जब पूजा, हमारे घर पे मंदिर था छोटा सा, तो रोज उनकी पूजा के समय एक हाजिरी होती थी राग दुर्गा में। तो
तो वो ये बांसुरी बजाते थे। इस बांसुरी की खासियत है जो वो बजाते थे कि हम जो नॉर्मल बांसुरियाँ, जैसे मैंने कहा कि सीधी बांसुरी में उसका जो माउथ पीस है वो ऐसा होता है जैसे विसल की तरह जी, तो उसको आवाज निकालने में, ब्लो करने में इट्स आसानी हो जाती है। इजी। जी जी, और जो आड़ी बांसुरी है उसमें कॉर्ग लगता है, गोल रहता है बिल्कुल। हाँ, तो कॉर्ग लगता है उसको माउथ पीस के हाँ, पास। जहाँ पर आप मुंह रखते हैं, होंठ रखते हैं, वहाँ हाँ, पर लगता वहाँ है। पे एक उसको बंद किया जाता है ऊपर से। अच्छा तो पर ये जो आड़ी बांसुरी इसको एकदम खाली होती है अंदर से। अच्छा। हाँ, कोई कॉर्ड का पीस या कुछ माउथ पीस कुछ नहीं होता है ये। अच्छा, हाँ, तो इसको ऐसे ही बजाया जाता है। मुश्किल काम। बहुत मुश्किल है बहुत आवाज मुश्किल है। निकालना उसमें से। मतलब उस तरह से अपने होठ को देना, हाँ, उसको एक आकार देना बड़ा आकार मुश्किल देना, है। हाँ, होठ उसके बाद को हवा दे के ब्लो उसको करना। विसल की तरह उसको ब्लो करना, और बड़ी बांसुरी बजाते थे वो उसमें। मुश्किल काम। बहुत मुश्किल था। तो हमने, क्योंकि हम छोटे हुआ करते थे तो बहुत कई बार कोशिश की, तो जब आवाज नहीं आती थी तो फिर हम दूसरी नॉर्मल बांसुरी उठा लेते थे क्योंकि ऐसा लगता था कि कुछ बहुत हो नहीं मुश्किल रहा है। है। हाँ। तो एक एक्साइटमेंट में फिर कुछ बजाने का मन करता था, हाँ। तो हम लोग आड़ी बांसुरी उठा लेते थे। तो वो बांसुरी दादाजी के साथ ही वो बजाना उनके साथ ही चला गया। तो वहां से इस तरीके से दादाजी से जर्नी शुरू होते होते फिर दिन भर घर में रियाज का माहौल रहता था। जी। दादाजी के बहुत सारे शागिर्द, उनके शिष्य, खाली शिष्य नहीं आते थे उनके, तो हमने अपने घर में देखा है जी। कि दादाजी हमारे बहुत प्यार करने वाले, बहुत सपोर्ट करने वाले, पूरे पूरे परिवार को उन्होंने, हमने देखा है कि शागिर्दों के, स्टूडेंट्स के परिवार सहित घर पे आके रह रहे हैं, उनको देखना, खेलना, मतलब उनकी ऐसा देखभाल करना। उनकी देखभाल करना ऐसा रहता था कि ना कि गुरु शिष्य परंपरा का जो हमने सुना है, ये पूरा जो माहौल है वही देखा है घर में। ऐसे ही दादाजी के साथ साथ पिताजी ने दादाजी से लिया, वही पिताजी ने आगे बढ़ाया, और वही इन दोनों से मैं कोशिश करता हूँ कि आगे जो भी मेरे पास आते हैं सीखने, जो भी मैं कोशिश करता हूँ, जो म्यूज़िक है मेरे पास, मैं उनसे शेयर करूँ। तो यही पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से नाद घराने का चलता आ रहा है।
मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी, जी, मैं उनकी एक खास बात बताना चाहता हूँ। स्वागत, जरूर। वो बिहाई ग्रेड थे पहले सितार पे। अच्छा, हाँ, क्या बात। सितार पिताजी को बहुत बजाना पसंद था। हाँ हाँ, तो सितार पे बिहाई ग्रेड हुए। फिर जीवन में उनके कुछ ऐसा मोड़ आया कि उनको लगा कि अब मुझे बांसुरी बजानी है। तो उन्होंने एक चैलेंजिंग लाइफ चैलेंज वाला मोड़ था वो। अच्छा, या तो मैं ये करूँगा या तो मैं बस कुछ जीवन रहे नहीं रहे, अच्छा, ऐसा वाला चैलेंजिंग मोड था। तो उन्होंने एक ही साल का एक हमारे अभ्यास में, संगीत के अभ्यास में चिल्लिया बोलते हैं, चिल्ला, अच्छा, जो मिनिमम 40 दिन का होता है। अच्छा, उन्होंने एक ही बार में एक साल का लगातार का चिल्ला मारा है क्या बात है। हो पिताजी ने। बहुत मुश्किल काम। मुश्किल मतलब सब कुछ छोड़कर, सब कुछ सिर्फ छोड़ और के। सिर्फ- चिल्ला में क्या होता है जी, कि आप कमिट कर देते हैं अपने आप को एक पर्टिकुलर, एक निर्धारित समय में, कि मैं दुनिया मतलब का कोई भी काम हो, कुछ भी हो, इस समय मैं यहाँ पे बैठ के इस वक्त तक अभ्यास ही करूँगा। जी, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, मैं यहाँ ही रहूँगा। जी जी। अब तूफान भी आएगा तो मुझे यहीं से लेके जाएगा। तो वो एक अभ्यास। ये मैंने सुना था पंडित किशन महाराज जी ने एक बार हाँ, बताया था कि शादी के बाद वो संकट मोचन मंदिर चले गए थे, ऐसे ही शायद 40 दिन के लिए, शादी के थोड़े दिन बाद ही, हाँ जी, और हाँ जी। फिर पूरा रियाज किया उन्होंने वहाँ उस्ताद बैठ बिस्मिल्लाह खान साहब ने भी जी, किया है। जी। उन्होंने तो बनारस में गंगा जी के अंदर गले तक पानी में जाके जी। शहनाई का अभ्यास किया। बताइए कैसे कैसे कितने कितने बड़े बड़े दिग्गज हमारे हिंदुस्तान में। के। आप उसी धरती से हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं और मतलब मैं धन्यवाद नहीं कर सकता किसी भी शब्द के द्वारा, जी। कि वही मैंने कहा कि ऐसे घराने में जन्मा हूँ और ऐसी धरती में जन्मा हूँ। भारत हमारी इतनी जो गुणों से हर कोने कोने में, हर मैं बोल रहा हूँ कि हर कण कण में है। कण कण में, हर 500 किलोमीटर के बाद म्यूजिक चेंज हो जाता है, कल्चर चेंज हो जाता है, खान पान चेंज होता है, पहनावा चेंज हो जाता है, भाषा चेंज हो जाती है। बिल्कुल। इतना कल्चर समृद्ध से, है। सभ्यता, इतना गुणों से भरा हुआ कोई देश मेरे को नहीं लगता कोई है। सही बात है। भारत ही एक ऐसा देश। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं पारसनाथ जी कि आपके पिताजी ने सितार पहले सीखा, हाँ। तो उनके पिताजी यानी कि आपके दादाजी जी जी जी। नाराज नहीं हुए, या उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं बांसुरी ही सीखो, जबकि आप लोग भी सीख रहे थे साथ में या सुना रहे थे दादाजी को? हम तो खैर तब पैदा ही नहीं होते, क्योंकि तब पापा बहुत छोटे थे। अच्छा, उसी समय उन्होंने छोड़ दिया सितार और बांसुरी पर चले गए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तब तो शादी नहीं हुई थी उनकी, तो बहुत उनके बचपन की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनका, क्योंकि जम्मू में एक बहुत नामी सितार वादक हुआ करते थे, तो हम उनको भी दादाजी ही बोलते थे, क्योंकि उनसे एक ऐसा रिश्ता बन गया था। वो मेरे दादाजी के बड़े अच्छे दोस्त थे जी। तो वो उनका नाम था रैना दादाजी, पंडित रैना दादाजी जी। तो उनसे बड़ा प्रेम था। वो मेरे पिताजी को बहुत प्यार करते थे, तो वो सितार वादक थे। तो पापा को उनसे बोलते ना कि एक अलग कुछ सीखने का कनेक्शन हो गया, प्रभावित हो गए उस वाद्य से, तो वहां से सीखना है। तो वहां से सीखा उन्होंने, और अच्छा सीखा, और अच्छे सीखने के बाद ऑडिशन दिया तो बिहाई ग्रेड हो गए। फिर उसके बाद वही एक समय आया कि उनको ऐसा चैलेंजिंग काम उनको करना था, तो बांसुरी उन्होंने सीखा। और उसके बाद धीरे धीरे फिर पिताजी आकाशवाणी में, दिल्ली आकाशवाणी में उनकी जॉब लगी। फिर आकाशवाणी में उनकी जो मेहनत, उनका जो लगन, उनकी जो डेडिकेशन, पिताजी का रिकॉर्ड है कि आकाशवाणी जो वाद्य वृंद का जो सेक्शन है, जहाँ सिर्फ दिल्ली आकाशवाणी के जो सेक्शन है, वहाँ पे ही कुछ 80-90 वाद्य वृंद सेक्शन में जो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं उनके साथ मिलके पिताजी ने कुछ प्योर राग बेस्ड कुछ 48 या 49 वाद्य वृंद रचनाएं की हैं, कंपोज किया है उन्होंने। खुद कंपोज मैंने देखा है, रात भर बैठ के रागों के आधारित, रागों के चलन के आधार पर, रागों के सुरों के आधार पर उन्होंने 48 से 49 रागों पे
वाद्यवृंद रचनाएं की हैं और नोटेशन किया है। हम लोग, मैं और मेरे भाई जो पंकज नाथ जी हैं, हम दोनों ने कितनी बार आकाशवाणी में और ये रचनाओं में जब रिकॉर्डिंग होती थी तो हम लोग जाते थे बहुत, क्योंकि पिताजी बोलते थे कि वहाँ सब बड़े बड़े घराने के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आते हैं, आओ वहाँ आशीर्वाद लो, सबका आशीर्वाद मिलेगा, वहाँ सबके साथ बैठने के बाद बजाने का एक एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में वन गो बजाना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ी बात है। तो फिर वैसे करते 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 फिर पिताजी ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर आकाशवाणी के यूनियन के प्रेसिडेंट बने जी। और फिर कंडक्टर कंपोजर एज अ उन्होंने बहुत सालों तक काम किया। अब वो कुछ सालों पहले रिटायर हुए हैं जी। और फिर वही जो धरोहर है संगीत की, बनारस घराने की शास्त्रीय, और पिताजी शास्त्रीय संगीत में भी बांसुरी पे बहुत टूर करते थे। मैं और मेरे भाई हम लोग तो तरसते थे कि कोई फेस्टिवल पिताजी हमारे साथ मनाएं। अच्छा, हाँ, नहीं मनाते थे क्योंकि वो टूर पे रहते थे। उनके जो क्लासिकल के जो टूर होते थे जी जी, वो हम कभी यूरोप में हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी जापान में है, कभी यूएसए में है, हम तरसते थे। मतलब मैं लिटरली बचपन में मुझे याद है कि जो एरोप्लेन जाता था तो उसको देख के मैं वेव करता था, हेलो पापा हेलो पापा ऐसे करके। सो दैट आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग विजन ऑफ इट। सो उसमें भी उनका बहुत फेस्टिवल्स में पिताजी ने अपनी प्रस्तुति दी, यही किया। फिर फिल्मों में भी काम किया और टीवी सीरियल्स भी उन्होंने बनाए खुद के। तो ऐसा करते करते फिर मैंने बड़ी छोटी एज में काम करना शुरू कर दिया, मैंने और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी ने जी। मैं शायद 11 फिर 5th स्टैंडर्ड में था मुझे याद है, तो मैं पहली बार श्रीलंका में प्रोफेशनल एज अ फ्लूटिस्ट गया था। अच्छा, परफॉर्म करने। हाँ, तो फिर दिल्ली के जो रिकॉर्डिंग का जो माहौल है वहाँ, एक जो बोलते हैं कि कमर्शियल लाइन जिसको बोलते हैं जी, रिकॉर्डिंग का और प्रोग्राम सबके साथ परफॉर्म करना, और बीच बीच में हम लोग, मैं और मेरे भाई, हम अपनी क्लासिकल की प्रस्तुति भी देते थे। दिल्ली आकाशवाणी में कई बार हमने प्रस्तुति दी है। श्रोताओं को हम बता दें कि आप खुद भी एक श्रेणी बी, उच्च श्रेणी के कलाकार हैं जी, आकाशवाणी से जी जी जी। स्वर परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है और बी हाई ग्रेड के आर्टिस्ट हैं जी। तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि इसके साथ साथ आप इस फिल्मी दुनिया के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का जो दामन है आपने बराबर से पकड़ा हुआ है बहुत अच्छी तरह। वही हमारी धरोहर है, वही जमीन है। कई लोग कहते हैं कि, कई लोग पूछते हैं जी कि इंटरव्यू में मेरे से कि शास्त्रीय संगीत लुप्त हो रहा है, पीछे जा रहा है, और लोग उससे, लोगों की नज़रों से लुप्त हो रहा है। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि शास्त्रीय संगीत के बारे में मैं कुछ बोल पाऊँ, वैसे तो इस बात को ही कहना बहुत ही, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ इस बात को कहने के लिए, बट क्योंकि मुझसे सवाल पूछा जाता है तो मैं इस बात का ये जवाब हमेशा होता है कि शास्त्रीय संगीत सिर्फ संगीत नहीं है, भगवान है। ये सिर्फ संगीत नहीं है, इसमें स्वयं कृष्ण विराजमान है, स्वयं शिव विराजमान है, स्वयं माँ का आशीर्वाद विराजमान है। संगीत ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप झूठ नहीं बोल सकते। आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, अपने गुरु से झूठ बोल सकते हैं, अपने माता पिता से झूठ बोल सकते हैं, दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, सारी सृष्टि से झूठ बोल सकते हैं। संगीत जब आप करने बैठेंगे तो जैसा आपके आचरण में है, जैसे आपके मन में है, जो आपका मन फील कर रहा है, वो ही स्वर उसी फील से आपके संगीत में बाहर आएगा। उससे झूठ नहीं बोला जा सकता। और जैसा आप पूजा करते हुए आपकी आत्मा में जो भक्ति लीन होने के समय रहेगी तो ही भगवान के दर्शन होंगे, वैसे ही संगीत में अंदर जैसा आचरण है वैसा ही संगीत बाहर आएगा। तो भगवान को कैसे भूला जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। चलिए, भूला तो नहीं जा सकता। तो इस समय यहाँ पर आपकी किसी फिल्म का गीत सुनते चले, हम आगे बढ़ें। जी ज़रूर। तारे ज़मीन जिसमें मैंने बजाया है, एक वो मूवी मेरे बहुत करीब है, क्योंकि तारे ज़मीन पर मेरी पहली मूवी थी जो मुंबई में मैंने बजाई है फिल्म इंडस्ट्री में। तो उसका एक बहुत ही, मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट गाना है, सो मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ज़रूर।
बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। तारे ज़मीं से इस गीत को हमने सुना, इससे जुड़ी हुई कोई याद आपको, कैसे ये गीत मिला आपको करने के लिए? इस गीत में नहीं बजाया मैंने, ये इस पिक्चर का मोस्ट फेवरेट गीत है, इसलिए मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत की। बट इस तारे ज़मीं मूवी में एक गाना है वो मैंने बजाया है, और बैकग्राउंड स्कोर है मूवी में वो मैंने बजाया है। अच्छा। और ये मेरे लिए स्पेशल मूवी क्यों है, क्योंकि मुंबई में जब मैं आया तो ये एक मुंबई में हमेशा एक सपना लेके आता है हर आर्टिस्ट, हर एक्टर, हर म्यूजिशियन, हर सिंगर के फिल्म
से जुड़े। जी। तो ये एक मेरा पहला एक धागा था फिल्म से जुड़ने का, फिल्म इंडस्ट्री से, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जी जुड़ने का कदम रखा आपने, कह सकते हैं। हाँ जी। तो हालांकि इससे पहले मैं फिल्म के लिए मैं बजा चुका हूँ दिल्ली में रहते हुए। अच्छा। क्योंकि उस वक्त बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर जैसे कि शांतनु मोहित्री जी हैं जो जिनके 3 इडियट के म्यूजिक डायरेक्टर, तो वो दिल्ली में भी काम किया करते थे। और ऐसे ही गौरव दयाल, ऐसे बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो दिल्ली में, बॉम्बे का भी काम करते थे। तो मैंने उनके लिए भी फिल्म के लिए बजाया है, पहले से ही बजाया है। फिर मुंबई में आने के बाद तारे ज़मीन पर पहली मूवी, तो जब मैं स्टूडियो गया तारे ज़मीन पर बजाने, और मैंने देखा स्टूडियो में एंटर करते के साथ ही कि आमिर खान साहब बैठे हैं वहाँ पे। तो अब एक एक्साइटमेंट रहती है ना जो बहुत ज़्यादा, कि फिल्म म्यूज़िक में बजाना है, बजाना है, बजाना है। और आप स्टूडियो में एंटर करते के साथ ही आपको इतना बड़ा सुपरस्टार दिख जाए जी, जिनको आप बचपन से सिर्फ टेलीविज़न में देख रहे हैं, वो सडनली एकदम सामने आपके आ जाए, तो एक बहुत एक ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, ये वाला आ गया, ये वो वाला मोमेंट था। जस्ट लेट मी ब्रीथ दिस मोमेंट। सो तो मैं उनसे मिला, उन्होंने हाथ मिलाया, उन्होंने पूछा आप, मैंने कहा मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं बांसुरी बजाता हूँ, मेरा नाम पारसनाथ है, आई केम हियर, मैं यहाँ पे आपके फिल्म के गाने के लिए मैं बजाने आया हूँ। तो ही इज सच अ अमेजिंग पर्सन। बहुत अच्छे से उन्होंने मुझसे बातचीत की, बहुत आर्टिस्ट की बहुत कदरदान है वो। तो एक चीज़ मैंने उनकी स्पेशल लगी, वो जो खाना था उनका जी, वो लंच टाइम पे मैं उनके पहुंचा, ही वाज जस्ट ईटिंग सैलड एंड जस्ट प्रोटीन, दैट्स इट। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये दिस इज द ओनली मील? यस, दिस मच ओनली, राइट, फुल मील। तो फिर मैं, मेरे माता जी जो हैं श्रीमती मीनानाथ जी, उनको याद कर रहा था कि कितना खिलाती हैं, कि वो कितना खिलाती हैं। तो फिर वहाँ रिकॉर्डिंग हुई, रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी हुई, बड़ा आनंद आया, उन्होंने भी सुना एंड ही अप्रिशिएटेड सो मच। तो वहाँ से सिलसिला फिल्म के म्यूजिक का शुरू हुआ। तारे ज़मीं पर इस फिल्म के लिए जब आपने बजाना शुरू किया, पहली बार आप बैठे और फिल्म के लिए आप बजा रहे थे, जी, आमिर खान साहब सामने थे, जी, नर्वसनेस बजाते वक्त? बिल्कुल थी, एक एक्साइटमेंट भी थी, एक नर्वसनेस भी थी, क्योंकि इतना बड़ा सुपरस्टार और वहाँ डायरेक्टर सब लोग आपको एक साथ सुन रहे हैं जी। और वो एक अंदर एक मन में रहता है आर्टिस्ट के कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, या चूक ना हो जाए, कुछ चूक ना हो जाए, क्योंकि वो कुछ जीवन में, चाहे आपने कितना ही रियाज किया हो, चाहे आपने कितनी ही प्रैक्टिस की हो, एक मोमेंट ऐसा होता है जीवन में जो कि आपके लिए स्पेशल हो सकता है, बन सकता है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जी। बिल्कुल, आगे के रास्ते खुल जाएंगे, आगे के रास्ते खुल सकते हैं। पर उसी मोमेंट पे आपका खराब परफॉर्मेंस हो गया तो वो भी जीवन में याद रखने वाला वापस हो रहेगा जी, वापस हो जाएगा, वहाँ से वापसी हो जाएगी। तो वो एक बहुत अच्छा रहा, वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी हुई उस मोमेंट पे, गुरु के आशीर्वाद से पसंद आया सबको मेरा रिकॉर्डिंग। तभी वहाँ से फिल्म का धीरे धीरे सिलसिला शुरू हो गया। फिर एक के बाद एक मूवीज में काम होता ही गया। दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना, आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झमसे बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां
कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू। बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा चक ले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है शम से बिखर तू है नदी ओ बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। खुल गया आसमां का रास्ता देखो खुल गया। मिल गया खो गया था जो सितारा मिल गया। मिल गया रोशन हुई सारी जमीन जगमग हुआ सारा जहां। उड़ने को तू आजाद है बंधन को ही अब है कहां। धूप है शम से बिखर तू है नदी ओ बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। इसके बाद फिर कौन सी फिल्म आपको मिली? इसके तुरंत बाद तुम क्योंकि उस वक्त फिर जो दौर फिल्मों का शुरू हुआ, क्योंकि क्या होता था ना ज़्यादातर कि जब मैं फिल्म म्यूजिक में बजाने जाता था जी। तो नाम रिवील नहीं करते थे। कभी कभी रिकॉर्डिंग के समय पे नाम फिक्स नहीं होता था। अच्छा। क्योंकि फिल्म के गाने जो है 6 महीने पहले कभी कभी साल भर पहले रिकॉर्ड हो जाते हैं। जी जी। तो उस वक्त नाम फिक्स नहीं होता था, तो बहुत सारी मूवीज में मुझे पता नहीं चलता था कि मैं कौन सी मूवी में बजा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने जो आपसे कुछ शेयर किया है ये तो कुछ कुछ जो मेरे को पता चला है कि मैं इस मूवी में बजा रहा हूँ, कुछ कुछ मैंने खुद सुना है या मेरे फैंस ने या मेरे जो वेल विशर्स हैं उन्होंने सुना और मेरा नाम देखा कि पिक्चर के क्रेडिट में मेरा नाम है, तो उन्होंने मुझे बताया। बहुत सारी मूवीज तो मुझे वैसे पता चली है कि ये इस मूवी में भी अच्छा मैंने बजाया इसमें, अच्छा ठीक है तो उसमें नाम आता है क्रेडिट में, तो पता चला कि ये मूवीज है। फिर किसी और फिल्म में ऐसे फिल्म के थ्री लिए इडियट्स में बजाया है। अच्छा। और दंगल है, दृश्यम है, क्रिश है, ऐसी बहुत सारी मूवीज में हमने साथ में ये फितूर है और एक और मूवी तलवार है, सरबजीत है। बहुत। चलिए, लेकिन अभी जब बात चल रही है आमिर खान से, आपसे आप मिले और तारे ज़मीं पर का तो आपने सुना दिया जी। गाना सुनते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो 3 इडियट्स का मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ।
उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। सुलगती धूप में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहने से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बादला बारा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुन रहे थे प्रसिद्ध बांसुरी वादक पारसनाथ से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग था विनायक तलवलकर का, प्रस्तुति सहयोग था आकांक्षा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज।
रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकी। डूपर है अपना बॉम्बे टॉकी।